मैं देहरादून के डीएम और हरिद्वार के डीएम को खास तौर से ये वीडियो भेजना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ या तो टैगिंग आदेश रिन्यूअल ना हो, और अगर टैगिंग आदेश रिन्यूअल होगा तो उस पर पहरेदारी करना है और उस पर लागू कराना है। अगर लागू नहीं कराया तो सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट तक। किसानों के लिए पीछे नहीं हटूंगी। किसानों की पेमेंट बिल्कुल समय पर। उत्तराखंड में उद्योग चलाने वालों मैं कहना चाहती हूँ या तो उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों को 70% नौकरी दो, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांधने को तैयार रहो। एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा उत्तराखंड के अंदर अगर स्थानीय लोगों को 70%। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज पुनः हम जुड़े हैं सुश्री भावना पांडे जी से, जो उत्तराखंड की जानी मानी हस्ती हैं, उत्तराखंड के मुद्दों के लिए लड़ती हुई नजर आती हैं। और जहां जिन मुद्दों पर बड़े बड़े बाहुबली नेता और बहुत बड़े बड़े नेता बोलने से कतराते हैं, उन मुद्दों पर भी आप बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। आज हमारा जो मुद्दा है वो एक ऐसा मुद्दा है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन उत्तराखंड के हरिद्वार, उधम सिंह नगर और गन्ना बेल्ट का बड़ा मुद्दा है। उत्तराखंड के विकास का, युवाओं के रोजगार का बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ दो शख्सियत हैं, भावना पांडे जी हैं, आप रश्मि चौधरी जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा किसान यूनियन। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आजकल बहन जी आप गन्ना मिलों में जा रही हैं, क्या सर्च कर रही हैं, क्या ढूंढ रही हैं, क्या दिखा आपको? जैसे कि मैं अभी शुगर मिलों में इसलिए जा रही हूँ कि सबसे ज़्यादा यहाँ हमारे गन्ना किसानों की समस्याएं हैं, बकाया धन। जैसे 1953 का आदेशानुसार शुगर मिल एक एक्स्ट्रा अकाउंट होता है जिसमें 85% किसान समिति को पैसा जाना चाहिए, 15% शुगर मिल को। और बैंक क्या कर रही है आज की तारीख में कि शुगर मिल को मैक्सिमम 100% पैसा दे रही है और गन्ना समिति को पैसा नहीं दे रही है। और जो टैगिंग आदेश 1953 का है, या तो टैगिंग आदेश खत्म करे सरकार, और अगर डीएम उस टैगिंग आदेश को रिन्यूअल करता है तो उस पर लागू होना चाहिए वो, और उस पर अमल होना चाहिए। अगर अमल नहीं हुआ तो मैं इन बैंक मैनेजरों के खिलाफ हाईकोर्ट जाऊंगी और शुगर मिलों के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करूंगी। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे उत्तराखंड के अंदर उधम सिंह नगर, आपके तमाम हरिद्वार बेल्ट, देहरादून बेल्ट, तमाम किसानों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इसके लिए कोई बड़े से बड़ा नेता बोलने वाला नहीं है। और एक तो ये जो टैगिंग आदेश है जो हर साल रिन्यूअल है, ये क्या माजरा है? मैं चाहती हूँ डीएम साहब देहरादून और हरिद्वार की जो या तो टैगिंग आदेश करे ना, और करें तो इसको अमल कराया जाए, पहरेदारी करें। और 85% गन्ना समिति को पैसा मिलना चाहिए ताकि 100% किसानों की पेमेंट हो। अगर नहीं होगी तो ये उत्तराखंड राज्य बनने से बड़ा आंदोलन होगा। इस देहरादून हरिद्वार से मैं स्टार्ट करूंगी। सबसे बड़ी समस्या किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, यही कारण है मेरा शुगर मिल में जाने का। शुगर मिल को जो है ना 24 घंटे के अंदर अंदर पैसा मिल जाता है उसके उत्पादन का, और गन्ना किसान का, साधन मिल का, और सोसाइटी उसके बीच में रहती है। जब उसे 24 घंटे में मिल जाता है तो क्यों नहीं देते? क्या करते हैं उस पैसे का? नहीं देते, किसानों की आवाज़ उठाने वाला कोई है ही नहीं। ये कमीशनबाजी करते होंगे। आप मुझे बताइए, इनको भी रहता है कि भाई अधिकारी 1 साल में रिन्यूअल होता है। ये क्या, कोई ना कोई कहानी तो होगी ना कि भाई 1 साल में हर साल रिन्यूअल क्यों होता है? क्यों नहीं एक वन टाइम होता है? आप मुख्यमंत्री से मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगी और ये समस्या ले जाके कि भाई इस पे हर डीएम को आदेश करें, कि हर बैंक वाले मैनेजर को आदेश करें कि भाई गन्ना समिति में 85% पेमेंट जाना चाहिए। और शुगर मिल की जो ये गुंडागर्दी चल रही है और जो शुगर मिल पैसा नहीं देती किसानों का, कायदे से तो ये बैंक मैनेजर की गलती है। बैंक मैनेजर एक्स्ट्रा अकाउंट अगर है तो जो सिस्टम 85% अगर किसानों समिति का पैसा है तो फिर समिति में जाना चाहिए, समिति में जाना चाहिए, और 15% शुगर मिल को जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि उल्टा हो रहा है, और उल्टा हो रहा है जिससे किसान पिस रहा है। और मैं कहना चाहती हूँ, मैं हरिद्वार लोकसभा से चुनाव लड़ रही हूँ, इस मुद्दे को मैं केंद्र तक भी ले जा सकती हूँ और इसको जल्दी से जल्दी धामी इस पर एक्शन ले, वरना ही बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। मैं गन्ना किसानों के लिए आंदोलन करूंगी। अच्छा, एक और बड़ी समस्या है हरिद्वार की, खास तौर पर क्या पूरे उत्तराखंड की, यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी
बहुत सारी छूट फैक्ट्रियों को दी गई, आपको सबको पता है, लेकिन जो वादा हुआ था कि उत्तराखंड के लोगों को ना तो हमें राजस्व मिल रहा और ना ही हमें रोजगार मिल रहा, राजस्व की छूट दे दी गई थी और रोजगार बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, तो इसके लिए कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं। सभी फैक्ट्री मालिकों के आकर नेता नतमस्तक हैं हरिद्वार के। देखिए, तो आप क्या हरिद्वार ही नहीं है, दिखाएंगे अपना दम करने का? बिल्कुल तमाम उत्तराखंड की प्रॉब्लम है ये। आप सिडकुल, आप उधम सिंह नगर से लेकर सितारगंज से लेकर हरिद्वार से लेकर आप सेलाकुई से लेकर हरिद्वार BHL सब कुछ आप देख लीजिए। जब ND तिवारी ने ये उद्योग लगाए थे उस वक्त साफ साफ इनके साथ MOU हुआ था कि 75% उत्तराखंड के लोगों को नौकरी मिलेगी, और जिसमें ये लोग क्या चालाकी करे हैं इंडस्ट्री वाले। 10 साल हमारे प्रदेश का इन्होंने टैक्स भी लिया, बिजली भी फ्री ली, और उसके बाद हमारे उत्तराखंड को क्या मिला? न नौकरी मिली, जमीन सस्ती मिली, आज इनके पास करोड़ों की जमीन हो गई, और 10 साल बाद टैक्स खा के और कई इंडस्ट्रियाँ तो बंद हो गई। और कई इंडस्ट्रियों ने क्या किया कि पैकेजिंग यूनिट बना दिए, जो कि असेंबली यूनिट होना चाहिए। असेंबली यूनिट के लिए इनको दी गई थी, इन्होंने पैकेजिंग यूनिट करी ताकि लेबर कम लगे। ये बाहर से रॉ मटेरियल लाते थे, यहाँ असेंबल करते थे, क्या करते थे, पैकेजिंग। तो इसलिए ये नुकसान हुआ। और दूसरा नुकसान का कारण क्या है कि इन्होंने जो 75% में 70% तो लेबर प्रथा कर दी, अब 30% बचे। अब 30% जो इन्होंने रखे पक्की नौकरी में, उसमें 75% उत्तराखंड के लोगों को नौकरी दी। अब आप लगाइए कहाँ 100 में 70 लोगों को नौकरी मिलती, और यहाँ 30 में 21 लोगों को नौकरी मिल रही है। तो ये सबसे बड़ा लॉस का कारण ये नेता जानते हैं, या तो इनको पता भी नहीं होगा, नेताओं को कुछ आता ही नहीं है। नहीं, वो CCR फंड पर राजी हो जाते हैं। CCR फंड पर राजी होते हैं, और CCR फंड का नेताओं की बीवियों के NGO होते हैं, नेताओं की बीवियों के क्या कहते हैं, बहुओं के होते हैं, और गर्लफ्रेंडों के होते हैं इनके NGO, उसमें CSR फंड चला जाता है। और कई इंडस्ट्रियाँ अपने CSR फंड का दुरुपयोग भी कर रही हैं। और मैं धामी भाई से चाहती हूँ, अगर जो इंडस्ट्रियाँ मेरे यहाँ लगी हैं, अगर वो CSR फंड 8 या 9 जगह इस्तेमाल होता है, जैसे महिलाओं के, तो उसके लिए, युवाओं के लिए, और हेल्थ के लिए, और आपके आपदा के लिए, तो अगर वो उत्तराखंड में इस्तेमाल, जितनी इंडस्ट्रियाँ लगी हैं जेन्युइन तरीके से, तो उत्तराखंड में गरीबी दूर हो जाएगी। जितने इंडस्ट्री वालों सुन लो, जितने इंडस्ट्री वाले हैं उत्तराखंड में जिन्होंने अपने CSR फंड का दुरुपयोग किया अपनी बीवियों के नाम, अगर अधिकतर क्या करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ अपने घर वालों के नाम NGO बना लेते हैं, उसमें डाल देते हैं। तो ये बहुत गलत है। जिस स्टेट में क्या कहते हैं जो इंडस्ट्री हो, वहीं वो CSR फंड लागू होना चाहिए, उसी हेल्थ में लागू होना चाहिए वहीं। अब आप देखिए, मैं अभी इसी बहाने आपके थ्रू धामी भाई से एक मैसेज करना चाहती हूँ कि आप गौ माता की बात करते हैं, गौरक्षा की बात करते हैं। अभी मैंने देखा पशु चिकित्सा के ऊपर यहाँ पर 2 दिन यहाँ हरिद्वार में रहे, तो मैं आपके हल्दूचौड़ के अंदर 1600 गाय हैं, सारे DM से, हाई कोर्ट से सब गाय वहाँ पर चली जाती हैं। 1600 गाय, 1800 गाय हो गई आज। जिस दिन 4 गाय थी जख्मी, पहली बार मैंने उस आश्रम में गाड़ी दी थी, 70,000 की गाड़ी आई थी 2004 में। 2004 में तो 30-40 हज़ार मैंने दिए, 30,000 रुपये वहाँ आश्रम वालों ने दिए। आज वो गायें 2000 हो चुकी हैं। अभी मैं अचानक कई वर्षों बाद गई तो इतनी भूखी मर रही है गायें। करोड़ों रुपए का कोरोना के टाइम पर 4 करोड़ का भूसा वहाँ नहीं मिला। तो मैं धामी भाई से कहती हूँ, CSR फंड को, आप असली गौरक्षक हैं और आप गौ माता की बात करते हैं, हाथ जोड़ के विनती है, हल्दूचौड़ को आप अशोक लेलैंड से हों चाहे कहीं से भी हों, CSR फंड जरूर दिला दीजिए। CSR फंड पर मुझे याद आया, हाँ, आप बहुत ही दयनीय स्थिति, जख्मी गाय हैं, बीमार गाय हैं, वो सब इलाज होता है। ये तो रिक्वेस्ट की बात हुई। बहुत सारे नेताओं ने हरिद्वार में कहा, उत्तराखंड में कहा कि वो CSR फंड, उत्तराखंड के लोगों के रोजगार के लिए लड़ेंगे। आपका जो ये वादा है या बयान है, ये बयान तक सीमित रहेगा, जमीन पर नजर आएगा? नहीं, ये तो सबको पता है। मैं बहुत जुझारू लेडी हूँ, बहुत जुनूनी हूँ, और जो कहती हूँ वो करती हूँ। मतलब उत्तराखंड के युवाओं को उम्मीद है कि 70% रोजगार मिलेगा। की धनी हूँ मैं, बस यही है। अच्छा। ये सबको पता है, सारे मंत्रियों को पता है, नेताओं को पता है, आम पब्लिक को पता है, जो कहती हूँ वो करती हूँ। आपके साथ रश्मि चौधरी जी हैं, बड़ा चेहरा है हरिद्वार क्षेत्र का महिलाओं में। आप किसान यूनियन की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो आप कांग्रेस और किसान यूनियन से बाहर आकर कहाँ मदद करने के लिए, चुनावी मदद करने के लिए आई हैं? क्या आपको ऐसा महसूस हुआ या क्या कारण रहा? देखिए, पहले तो मैं, और अगर कांग्रेस का प्रत्याशी आया तो आप कहाँ रहेंगी? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ, और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप करा है। उसमें मैं बताऊंगी कि भावना पांडे जी के साथ जो मैंने इनके साथ में मतलब कि काम करने का जो मैंने सोचा है, और लोकसभा चुनाव में हम इनको भारी मतों से जिताएंगे।
तो ये मेरा कारण ये था कि ये बहुत दबंग हैं और जो कहती हैं वो करती हैं। आजकल मैंने इतना लॉन्ग पीरियड हो गया मेरा कांग्रेस में रहते हुए भी कि नेताओं की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है, बट भावना पांडे जी जो कहती हैं वो करती हैं और क्विक रिजल्ट होता है। यदि इन्होंने बोला है कि किसानों के लिए आंदोलन होगा तो होगा आंदोलन, और फैक्ट्री मालिकों को चैलेंज करा है तो वो 100% फैक्ट्री मालिकों के दिमागों को भी हिलाने का काम कर सकती हैं। तो इसलिए मैंने भावना पांडे जी का सहयोग किया है और मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बाता से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमने बहुत बार आंदोलन करे हैं, बहुत बार इनको फैक्ट्री मालिकों को बोला है कि आप साइन तो मतलब कि 16-17 हज़ार रुपये के होते हैं उनको देना जो होता है मजदूरों को, और आप देते हैं उनको 8 या 9 हज़ार रुपये। तो ये कितनी गलत बात है नहीं कि आप जो वर्कर हैं। मुद्दा मैंने सवाल आपसे पूछा था कि जो कांग्रेस अपना प्रत्याशी लाएगी और दूसरी तरफ भावना पांडे जी भी प्रत्याशी होंगी, आप कहाँ स्टैंड होंगी? मैं तो नेचुरल है कि मैं भावना पांडे जी के साथ खड़ी हुई हूँ और उनके साथ बैठी हुई, तो मैं इनके साथ ही स्टैंड करूंगी और इनका पूरा पूर्ण सहयोग करूंगी मैं, और तन मन धन से मैं इनके साथ में रहूंगी। ये थी रश्मि चौधरी जी और भावना पांडे जी, और मैं बड़ा उत्साहित भी हूं और खुशी महसूस कर रहा हूं कि रश्मि चौधरी जैसी महिला जिसने कांग्रेस को अपना जीवन दिया और वो भावना पांडे जी की एक आवाज पर, पहली आवाज पर खड़ी हो गई चुनाव के लिए, उनके चुनाव की तैयारी कराने के लिए। तो इसलिए आप खुद ही समझ सकते हैं कि अब हरिद्वार में लोकसभा चुनाव का क्या भविष्य होने वाला है। धन्यवाद।